बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है क्लास? उम्मीद है बच्चे सब खरीद से होंगे। तो बच्चे हम लोग चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट का। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो अल्टरनेटिंग करंट का फिजिकल बिहेवियर देखा और फिर हमने ग्राफिकल बिहेवियर को भी उसको देखा था। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसके अलग अलग अल्टरनेटिंग करंट को देखा कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कैपेसिटर में कैसे बिहेव करता है, रजिस्टर में कैसे बिहेव करता है और इंडक्टर में। ठीक है, और उसमें फिर हम लोगों ने उनकी वेक्टर फॉर्म भी देखी, ग्राफिकल फॉर्म भी देखी कि ये इसकी वेव कैसी होती है, क्या बिहेव करता है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली उसी को एक्सटेंड करते हुए आगे बढ़ाते हुए क्या करना है कि हमने ये देखना है कि जो आपका बच्चे अल्टरनेटिव करंट है वो अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए दो चीज़ों को, पहले हम रेजिस्टेंस को और कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे, फिर हम रेजिस्टेंस और इंडक्टर को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग देखेंगे बेसिकली आरसी सर्किट, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज़ के अंदर अगर लगाया हो तो बच्चे ये कैसे बिहेव करता है। तो फिर कहता है कि भाई कंसिडर कर लो कि एक हमारे पास सर्किट है जिसमें हम लोगों ने एक रेजिस्टर को और कैपेसिटर को सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया और इसका आपके पास डायग्राम है और हमने इसको एक एसी अल्टरनेटिव वोल्टेज की सप्लाई दी हुई है। ठीक है, कैपेसिटर। अब आपको भी पता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैपेसिटर के क्रॉस वो डिफरेंट होगा और जो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो कहता है कि सबसे पहला काम हमने जो यहाँ पे करना है वो करना है कि इम्पीडेंस फाइंड। ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ द आरसी सर्किट बाई इम्पीडेंस डायग्राम। तो इम्पीडेंस फाइंड करने से इम्पीडेंस डायग्राम से मतलब इसका ग्राफ होगा। ठीक है, वहाँ से हम लोग प्लॉट करेंगे जो वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म के जरिए हम देखेंगे क्या, और वेक्टर के अंदर आप लोगों को पता है कि बेटा अगर एक वेक्टर है तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी होंगे, फिर रिजल्टेंट वेक्टर भी होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसका बेटे मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए जो चीज़ सबसे पहली ज़रूरी है वो बेटा हमने वोल्टेज फाइंड करनी है कि जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अगर वो हमारे पास आ जाए तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा कि हमारे पास इम्पीडेंस आ जाएगी साइड साइड। तो उसके लिए कहता है कि कंसिडर करो एक डायग्राम हम लोगों ने बनाई है और इस डायग्राम को हमने बना दिया है। हमें जो चीज़ याद है बेटा रेजिस्टेंस का, अगर आप देखें अल्टरनेटिव करंट उसमें से कैसे गुजरता था और जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कैपेसिटर में से कैसे गुजरता था। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है जब बेटा रेजिस्टर के अंदर से गुजरता था तो वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों क्या होते थे, इन फेज होते थे, इन सेम फेज होते थे। तो इसीलिए हम लोगों ने और क्या, ठीक है, लेकिन जब आप कैपेसिटर की आपको बात याद हो तो कैपेसिटर के अंदर बेटे आपका करंट लीड करता था और वोल्टेज लैग करता था। इसीलिए हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो वोल्टेज है किसकी, कैपेसिटर की, इसको हम लोगों ने नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में बनाया हुआ है, वजह कि ये लैग कर रहा है। ठीक है, ये कैपेसिटर की है तो कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से लैग करता है। अब लेकिन रेजिस्टर के अंदर क्या होता है कि आपका वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, वो लैग नहीं करते, इसलिए हमने जो वोल्टेज है उसको रजिस्टर के अंदर से वो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और जो बेटा कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज है उसको हमने नेगेटिव वाई एक्सिस पे लिया, वजह कि लैग कर रहा है। अब कहता है कि कंसिडर कर लिया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर है बेटा वो है वी आर इक्वल टू, और रूट मीन स्क्वायर करंट को रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारे पास वो आ जाएगा। तो फेज और करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों क्या इन फेज होते हैं, इनके अंदर फेज का डिफरेंस नहीं आ रहा होता, सेम चल जाते हैं। तो कह रहे हैं अगर हम करंट को एज ए रेफरेंस लें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा रजिस्टर के क्रॉस वो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये बेसिकली यही बता रहा है कि यहाँ पर ये इन फेज है और ये लीड कर रहा है वोल्टेज से जो कि कैपेसिटर के अंदर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे दूसरा स्टेप कहता है कि भाई कैपेसिटर को एनालाइज करता है, ये जो ग्रीन वाली डायग्राम है इसको, इसमें से कहता है कि इन कैपेसिटर क्या होता है कि आपका करंट लीड करता है, करंट 90 डिग्री से लीड करता है, सच लाइन रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वीसी। तो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होगा उसको वीसी से रिप्रेजेंट करता है। तो रूट मीन स्केयर करंट मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बेटा, जाहिर सी बात है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्स सी की वैल्यू आपको पता है क्या थी, 1/ओमेगा सी। अगर आपको पता हो तो वही वैल्यू एक्स सी की जगह सब्सटीट्यूट करो, ये आपकी वैल्यू है 1/√मीन स्क्वायर/ओमेगा सी के इक्वल आ जाएगा। और कहता है कि इज ड्रॉन एट द राइट एंगल टू द करंट लाइन अलॉन्ग द नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये आपकी जो वोल्टेज है किसके अंदर से, कैपेसिटर के अंदर से, वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया वजह के बेटा ये लैग कर रहा है, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज लैग करता है, इस वजह से इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बनाया गया। अब बारी आ गई कि हम लोगों ने इम्पीडेंस करनी है। इम्पीडेंस से पहले हमें रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज चाहिए, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, वो चीज़ चाहिए। तो उसके लिए बेटा क्या कहता है कि हमें पता है कि वो इन दोनों वेक्टर्स का, इन दोनों वोल्टेज की जो रूट मीन स्क्वायर है वो क्या होता है, वो कंबाइंड इफेक्ट होता है सारी वोल्टेजेस का। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अभी हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं, एक वी आर है, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज है, और एक वी सी है जो कि कैपेसिटर के अंदर से वोल्टेज है। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट फाइंड कर लें
और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो बेसिकली हमें वो मिल जाएगा क्या, अप्लाइड वोल्टेज या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज आ जाएगी। तो कहता है कि ऑब्टेन किया जा सकता है कैसे, कि हमारे पास जो वी आर इज इक्वल टू इन दोनों का यूज़ करके इनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, और हमें पता है कि जस्ट कंसिडर करें कि वी आर है तो साइड से मतलब सेंटर से पास कर रही होगी जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका। तो उसके लिए क्या जरूरी चीज़ है, मैग्नीट्यूड पहले। तो आप लोगों को पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम ये जो दरमियान में रेड कलर की रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू है इसको एज ए वेक्टर कंसिडर करें तो वी आर जो है रेजिस्टेंस के अंदर से इसका एक्स कंपोनेंट होगा और वी सी इसका वाई कंपोनेंट होगा। तो इन दोनों वोल्टेजेस का स्केयर लेके ऐड कर लें। तो बेटा वी आर की जगह उसकी वैल्यू रखी, ठीक है, उसका स्केयर ले लिया, और वी सी जो कि आपका कैपेसिटर के अंदर से वोल्टेज है उसका ले लिया हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चे कहता है कि देखो अगर तो रूट मीन स्केयर दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा, तो रूट मीन स्केयर का हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ठीक है, करंट को। जो रूट मीन स्केयर करंट है उसका हमने कॉमन ले लिया। तो स्केयर स्केयर से बेटे कैंसिल होके हमारे पास रूट मीन स्केयर है वो अंडर रूट से बाहर चला जाएगा, और अंदर हमारे पास जो है यही हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है किसकी, रूट मीन स्केयर वोल्टेज की है, किसके अंदर से, जब हम लोगों ने सीरीज़ के अंदर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को लगाया हुआ। नेक्स्ट है बेटे इम्पीडेंस, ठीक है, और इम्पीडेंस आपको पता है कि टोटल रेजिस्टेंस, आप क्योंकि रेजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है तो इनकी टोटल इम्पीडेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इम्पीडेंस के लिए आप लोगों को वैल्यू पता है, वो जो हम लोगों ने टारगेट रखा था कि ग्राफ के जरिए हम कैलकुलेट करेंगे इम्पीडेंस और, ठीक है, किस इसकी आरसी सीरीज सर्किट की। तो इम्पीडेंस आपको पता है कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को रूट मीन स्क्वायर करंट पे डिवाइड कर दो। ये कहाँ से आया, ये V इज इक्वल टू आई आर। अगर आपको ओम्स लॉ पता हो तो अब ये कहोगे कि आर कहाँ गया, तो अब मैंने आपको बताया हुआ है कि इम्पीडेंस का यूनिट और रेजिस्टेंस का यूनिट सेम है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस एक ही चीज़ है, सिर्फ नाम चेंज है, और ये टोटल रेजिस्टेंस होती है इम्पीडेंस किसी भी चीज़ में। कहता है कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को डिवाइड कर दो रूट मीन स्क्वायर करंट के ऊपर। बेटा जब अभी ऊपर आपने रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज फाइंड किया उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो गौर करो ये रूट मीन स्क्वायर करंट और रूट मीन स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो जो हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू है वो आ गई, ठीक है। अब अगर दिस एक्सप्रेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस ऑफ एन आरसी सर्किट, तो एक आरसी सर्किट के अंदर से जो टोटल उसकी इम्पीडेंस होती है ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और कहता है कि अगर ये मैग्नीट्यूड है और रेजिस्टर्स ऐसी बात है जो वो एक्स एक्सिस पे है और जो रिएक्टेंस है वो वाई एक्सिस पे है, तो इम्पीडेंस आपकी इसकी जो रिजल्टेंट होगा, तो ये आपको ये जो पर्पल कलर का ग्राफ स्ट्रेट सेंटर में नजर आ रही है दिस रिप्रेजेंट्स इम्पीडेंस। अब अगर ये इम्पीडेंस है तो वेक्टर के ऊपर ड्रॉ करना है हम लोगों ने वेक्टर डायग्राम में, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। उस डायरेक्शन का फिर फार्मूला कहता है कि क्या होता है, थीटा जो हमें फाइंड करना होता है। तो हमें पता है कि जो करंट और वोल्टेज हैं जब आरसी सीरीज़ के अंदर गुजरते हैं तो ये इन फेस नहीं है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो tan इनवर्स बेटा y ओवर x, ठीक है। तो y एक्सिस पे क्या है हमारे पास रिएक्टेंस और कैपेसिटर, और x एक्सिस पे क्या है हमारे पास बेटा रेजिस्टेंस। तो उसको कहता है डिवाइड कर दो इन दोनों की वैल्यूज़, आपने ऊपर भी फार्मूले से फाइंड की होंगी, या फिर आप बेटा एक्स सी की जगह उसकी वैल्यू रख दो, क्या थी 1/ओमेगा c। तो आपके पास ये दोनों फार्मूलाज मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, आप बेटे इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। तो ये तो था आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, कि आरसी सीरीज सर्किट था, ठीक है। इसको हम सॉल्व देखा कि ग्राफ के जरिए वेक्टर डायग्राम के जरिए हम इम्पीडेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। इम्पीडेंस के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी वो थी बेटे जो है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ठीक है, और रूट मीन स्क्वायर करंट तो हमें पता है कि हमारे पास हो गया, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज पहले हमने फाइंड की, फिर बेटा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज फाइंड करने के बाद हम लोगों ने इम्पीडेंस फाइंड की। इम्पीडेंस से हम लोगों ने फिर आगे उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी देख लिया कि वो कैसे फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। ये देख लिया कि दोनों को हमने कंबाइन करके चला कि जो कैपेसिटर के अंदर आपको पता है कि वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, इन फेज नहीं होते, इनका फेज डिफरेंट होता है, करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। इसलिए हमने वेक्टर डायग्राम भी लैग और लीड का मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है कि जो एंटी क्लॉकवाइज करते हुए मूव करते हुए आगे होगा वो लीड करता है, जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए पीछे होगा वो लैग करता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो रिएक्टेंस और कैपेसिटी की है वो लैग कर रही है और जो रेजिस्टेंस है वो लीड करती है। ओके बच्चे, ये तो था आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह जो हम लोग नेक्स्ट में RL मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टर इन सीरीज देखेंगे। ओके ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।